इस देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एसआईआर कराई जा रही है। मोदी इतना कायर व्यक्ति है, इतना डरा हुआ है कि कोई भी प्रदर्शन कर रहा है, किसी भी बात को लेकर कर रहा, उसकी टांगें कांपने लगती हैं। वो बेशरम व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री, जो संसद के गेट पे खड़े होकर यह कहता कि मौसम का मजा लीजिए, क्योंकि इस देश की तमाम बीमारियों की जड़ अगर कोई है तो वो है आरएसएस, और वर्तमान में इसका ठेका जो ले रखा है वो है मोदी एंड शाह। रुपए का गिरने का मतलब यह है कि देश में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है। जब लोगों के पास में कुछ खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, भयानक बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो कहां से लोग कुछ चीजें खरीदेंगे। रुपये की जो कमजोरी है, इसके बाद क्या लग रहा है मोदी जी को क्या करना चाहिए? नहीं, मोदी के पास की कुछ नहीं है। मोदी को तो सबसे बढ़िया देश पे बड़ा एहसान होगा कि वो लोगों से माफी मांग के, अब तक जितने भी कुकर्म उसने किए हैं मोदी ने, उन अपने सारे कुकर्मों की क्षमा इस देश के लोगों से मांग के और पद छोड़ देना चाहिए तत्काल। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं रुपये की जो स्थिति है, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देश के लिए कैसा संकेत मानते हैं? नहीं, देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि रुपए का गिरने का मतलब यह है कि देश में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है, और आर्थिक स्थिति मोदी सरकार में इस देश की लगातार खराब हुई है और खराब होती चली जा रही है। और रुपए के गिरने का एक कारण यह भी है क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है और विदेशी निवेशक जो है, जो उनका पैसा लगा है, वो पैसा अपना लगातार निकाल रहे हैं, और पैसा अगर अपना वो निकाल रहे हैं तो रुपए की जो कीमत है वो निश्चित रूप से लगातार गिरेगी। और रिजर्व बैंक ने भी ये हाथ खड़े कर दिए हैं कि कब तक रोकेगा उसको, रुपए की कीमत को गिरने से कब तक वो बचाएगा। तो हालात इतने बदतर होते चले जाना, जिसकी वजह से है क्या कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग लगातार नीचे चलती चली जा रही है, और इसका बहुत सीधा सा कारण है, जब लोगों के पास में कुछ खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, भयानक बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो कहां से लोग कुछ चीजें खरीदेंगे। और अगर खरीदेंगे नहीं तो फिर फैक्ट्रियों में, कारखानों में कोई चीज बनेगी क्यों, और जब बनेगी नहीं, उत्पादन गिरेगा, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति बद से बदतर होगी, तो रुपए पे उसका असर तो पड़ना ही है। और अमेरिका ने जिस तरह से 50% तक वो टैरिफ लगा दिया, 25% वो और 25% उसने, और उतना ही उस पर जुर्माना लगा दिया, उसके बाद जो स्थिति लगातार खराब हो रही है, और जैसे किसानों की हालत, कपास के किसानों की विशेषकर 11% टैक्स था, उस पर आयात शुल्क था, मोदी सरकार ने ट्रंप के दबाव में हटा दिया, और अब और चीजों पर भी जो टैक्स है वो सरकार जो है अमेरिकी उत्पादों पे कम करने जा रही है, हटाने जा रही है। तो उसकी वजह से स्थिति लगातार खराब है, जिसकी वजह से रुपया गिर रहा है। सर, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन जिम्मेदार है? या इस देश में तो सब चीज के लिए एक ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है भाई? सब कुछ जब वही कर रहा है, सब कुछ जो उसी के यहां से चल रहा है, सारा कंट्रोल जब उसी के पास में है, तो जिम्मेदार कौन होगा? यानी माल मारे घासी और दंड भरे हुलासी, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ये कहावत हमारे यहां जो है भाई, अगर आप सब चीज की जिम्मेदारी मोदी के सर पे है, सब कुछ करने वाला मोदी है, तो इस बुरी हालत की, इस बुरी आर्थिक स्थिति की और इस रुपए की गिरती कीमत की जिम्मेदारी भी मोदी के ही सर है। यह सब मोदी का ही किया धरा है, और जिस तरह से उसने इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर दिया है, और लोगों को अब नजर आने लगा है, जो लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, वो लोग लगातार इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, वो विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। 15-16 लाख से ज्यादा लोग पिछले 10 साल में देश को, भारत को छोड़कर विदेशों में नागरिकता ले चुके हैं, वहां अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो सब कुछ यह चौपट होने जा रहा है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल एक शख्स है, जिसे नौटंकी करने के अलावा कुछ नहीं आता, जिसे दिखावे के अलावा कुछ नहीं आता, जो केवल अपना विज्ञापन प्रचार इसी में मस्त है, बाकी देश जाओ भाड़ में। सर, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कहा गया है कि जो ग्रोथ है वो 7.4% की दर से रह सकती है। मोदी ने कहा ना, मोदी सरकार ने कहा, तो जो मन में आए कह दो, उसे कहने में क्या है, जुबान ही तो हिलानी है और क्या करना है। पर जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो कुछ और ही दिखा रहे हैं।
आंकड़े तो इस तरह की कोई बात नहीं करे। जब लगातार उत्पादन में गिरावट आ रही है, जो कोर सेक्टर है वो कोर सेक्टर बुरी स्थिति में है, तो ग्रोथ कैसे हो जाएगी भाई? 8 पॉइंट जितनी भी बताई जा रही है। सर, रुपये की जो कमजोरी है, इसके बाद क्या लग रहा है मोदी जी को क्या करना चाहिए? नहीं, मोदी के बस की कुछ नहीं है। मोदी को तो सबसे बढ़िया देश पे बड़ा एहसान होगा कि वो लोगों से माफी मांग के अब तक जितने भी कुकर्म उसने किए हैं मोदी ने, उन अपने सारे कुकर्मों की क्षमा इस देश के लोगों से मांग के और पद छोड़ देना चाहिए तत्काल। और इस देश में ईवीएम को हटा के, इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा के, और इसके बाद में बैलेट पेपर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने चाहिए, निष्पक्ष पारदर्शी स्वतंत्र चुनाव करा देने चाहिए। सर, बात यही है और इसके अलावा कुछ नहीं। सर, बात कुछ भी हो, आप लोग मोदी जी का इस्तीफा मांग लेते हैं, चुनाव रद्द करने की बात कर देते हैं, दोबारा चुनाव की बात कर देते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपका सर मेन मकसद एक ही है कि दोबारा चुनाव बैलेट पेपर से हो, इकोनॉमी का मुद्दा हो या कुछ भी मुद्दा हो। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर कोई सही बात है, उस बात को बार बार कहने से क्या दिक्कत होती है? मोदी एंड कंपनी, आरएसएस के लोग, ये ब्राह्मणवादी मरुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उस विचारधारा के जो लोग हैं, ये हर बार लगातार झूठ को बोलते रहते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, बार बार उसको दोहराते तिहराते लगातार बोलते रहते हैं। हम तो एक सही बात कह रहे हैं, इस देश के भले की कह रहे हैं, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कह रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस देश की तमाम बीमारियों की जड़ अगर कोई है तो वो है आरएसएस, और वर्तमान में इसका ठेका जो ले रखा है वो है मोदी एंड शाह। तो ये दोनों के दोनों हैं। अगर उनके विषय में ये बात कही जा रही है, उनसे इस्तीफा मांगने की बात अगर कही जा रही है, या उनसे कहा जा रहा है कि क्षमा मांग के वो इस पद को छोड़ें और देश में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, पारदर्शी चुनाव कराएं, ऐसे जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है, जो गुलाम है मोदी का, इनको हटा के अगर सही तरीके से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के अनुसार काम करें, इसको कहने में क्या दिक्कत है? किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कत हो सकती है? एसआईआर हो रहा है, बिहार में चुनाव हुआ है, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? अगर एसआईआर हो रहा है तो पता चल जाएगा कौन फर्जी वोटर है और कौन असली वोटर है। बिहार में चुनाव हुआ, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो उससे भी आपको दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल हमें उससे दिक्कत है। उससे यूं दिक्कत है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से एसआईआर हुआ, जो एसआईआर के फॉर्म थे, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से एक फॉर्म की एक जो प्रति थी वो वोटर को देनी थी, लेकिन एक भी वोटर को वो उसकी कॉपी जो है, प्रतिलिपि जो है ना, रिसीविंग कॉपी नहीं दी गई। इसके बाद सबके सामने आया कि किस तरह से बीएलओ ही बैठ के ऑफिस में अपने आप फॉर्म भर रहे हैं, अपने आप वोटर की साइन कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ये भी सबके सामने आया। ये भी सबके सामने आया कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरों में डिक्लेयर कर दिया गया। ये भी सबके सामने आया कि 66 लाख वोटें काट दी गई। ये भी सबके सामने आया कि फर्जी वोटें बनाई गई। ये भी सबके सामने आया कि जो वोटरों की संख्या है, वो वोटरों की संख्या बिहार में 8 करोड़ 20 लाख थी, लेकिन काट पीट के 8 करोड़ 40 लाख के लगभग कर दी गई। ये भी सबके सामने आया कि एक कमरे के मकान में 1,000 वोट हैं, 700 वोट हैं, सबके सामने आया। ये भी आपके सामने आया कि जिस तरह से आपने देखा कि मकान नंबर 0, अबे पोल के नीचे वो जो कह रहा ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कह रहा कि भाई अगर कोई पोल के नीचे है, कोई टेंट के नीचे है, कोई फ्लाईओवर के नीचे है, तो लिख देना कि इसका पता जो है फला जगह का फ्लाईओवर है उसके नीचे रहता है, ये इसका फला इसका नतीजा जो है जो मारुत उसका मेट्रो का पिलर है, पिलर नंबर उसके नीचे लिखता है। 0 क्यों लिख रहा है? बाप का नाम DLFEF करके क्यों लिख रहा है? ऐसे कई नाम होते हैं। तो ये सब फर्जीवाड़ा सबके सामने आया और पूरा सबूत आज की तारीख में दुनिया के सामने है। बावजूद उसके उसी गलत एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बनी, उस वोटर लिस्ट पर चुनाव कराया और उस चुनाव में बीजेपी जो जीत के आई, एनडीए गठबंधन जो जीत के आया, 128 सीटों पर बाकायदा 30,000 से लेके लगभग 60,000 वोटें काटी गई और अधिकतर वोटें गरीबों की, दलितों की, SC ST की, OBC और माइनॉरिटी विशेषकर मुस्लिम समाज की वोटें काटी गई। तो सबके सामने, तो क्यों एसआईआर का विरोध न करें? और एसआईआर है कहां? देश के संविधान में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें भी कहीं एसआईआर का नियम वो जिक्र नहीं है। जिक्र किस बात का? एसआर यानी समरी रिवीजन।
और इंटेंसिव रिवीजन, आईआर इंटेंसिव रिवीजन, इसका जिक्र है, एसआईआर का कहीं जिक्र नहीं है। और ये जो फॉर्म भरे हैं, अभी जो फॉर्म आए जो यूपी में चल रहा है, उस फॉर्म में आप देखें जो पहला ही पेज है उसमें लेफ्ट साइड में जो कॉलम है नीचे को, उसमें दे रखा है कि पुरानी एसआईआर। अबे उससे पूछो बावड़े, पुरानी एसआईआर, इससे पहले इस देश में कोई एसआईआर हुई नहीं है, तो पुरानी एसआईआर का जो आपको कहां से कोई वो दे देगा, आपको कहां से उसके सबूत दे देगा, कहां से उसके विषय में आपका जिक्र कर देगा। पहली बार भारत के इतिहास में 1950 के बाद में पहली बार एसआईआर हो रही है, वो भी गलत तरीके से और गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, इसलिए विरोध हो रहा है। एसआईआर गैर कानूनी है? बिल्कुल, एसआईआर न केवल गैर कानूनी है बल्कि गैर संवैधानिक है, और बीजेपी को जिताने के लिए इस देश के संविधान को, अधिक सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एसआईआर कराई जा रही है। इसीलिए जल्दबाजी में ये एसआईआर पहले बिहार में कराई, अब पहले होने, उसके बाद में होनी थी 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, लेकिन कराई जा रही है 12 राज्यों में, और इसके बाद 12 राज्यों में कराई जाएगी। और इतने बेशरम, बेहया, निर्लज्ज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो वो है सीईसी जो है, मतलब आप देखिए कि 40 से ज्यादा जो हैं, जो बीएलओ हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, किसी को हार्ट अटैक हो गया, इतना जबरदस्त प्रेशर है, उसके बावजूद भी नाचते हुए की फोटो जो है ना, ये जो सीईसी है वो कर रहा है, मतलब शेयर कर रहा है। मतलब बेशर्मी और नग्नता की इंतहा इसने जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने पार कर दी है, ये स्थिति। लेकिन सर यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगले साल चुनाव भी होने वाला है, तो आपने अपना नाम वगैरह एसआईआर फॉर्म आपने भर लिया? हाँ बिल्कुल, हमने फॉर्म भर दिया, करना है। और मैं क्या, मेरी तरह सभी को भरना है। अब 11 तारीख है, तो 11 तारीख को कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। फॉर्म भरो, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन फॉर्म जरूर भरो, क्योंकि फॉर्म नहीं भरोगे तो ये तो पहले ही मतलब सारा सब कुछ बंटा ढार करने पर लगे हैं। ये तो कह देंगे तुमने फॉर्म नहीं भरा, तुम्हारी वोट कट गई। तो अपनी तरफ से फॉर्म पूरा भरो, सोच समझ के, देख के, जो भी कुछ है, जरा भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बेईमानी कर रहे हैं उसके लिए लड़ना है, उस बेईमानी से हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तभी ये गंदगी साफ होगी, गंदी देश बचेगा, नहीं तो तबाही के कगार पे इन्होंने पहुंचा दिया है। आखिरी सवाल है सर, जो प्रदूषण की जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो हालात जिस तरह खराब हो रही है, और आप खुद एनसीआर में रहते हैं तो तकलीफ तो होती होगी सर, बाहर भी जाते हैं। भैया तकलीफ तो इतनी हो रही है कि जिसकी पूछो ही नहीं। कोशिश यही करते हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर न जाए, हालांकि घर में भी उतना ही प्रदूषण है। मतलब प्रदूषण इतना भयानक है कि घर में भी उतना ही प्रदूषण हो रहा है, तो कहां बचोगे? न घर में बच सकते, न बाहर बच सकते। फिर भी कोशिश ये है कि जरूरी है तभी बाहर जाना है, जरूरी नहीं है तो नहीं जाना। लेकिन आप किसके विषय में कह रहे हो? वो बेशर्म व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री, जो संसद के गेट पे खड़े होके ये कहता कि मौसम का मजा लीजिए। अबे तेरे यहां तो बड़े बड़े प्योरीफायर लिखे होंगे, वो 15-20 एकड़ की जो जमीन है जिसमें खूब हरियाली है, सारा सब कुछ है, वहां तुझे तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तेरे जो ऐसे लोग हैं तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश की जनता से पूछो, और ये तो लोगों को अब पता लग रही है। हकीकत तो यह है, इस देश में सबसे बड़ा अगर आतंकवाद अगर कहा जाए तो वो इसी प्रदूषण के माध्यम से है। इस देश में प्रदूषण के जो वायु और जल प्रदूषण है, इसके माध्यम से इस देश में एक साल में 25 लाख से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। तो वो आतंकवाद जो हथियारों से कोई किसी को मार देता है, वो बड़ा खतरनाक है। ये है जो कम मतलब बिना कुछ के, उस लोगों के बिना हथियार के ही लोगों को खत्म कर देता। 25 लाख लोगों की मौत इस देश में केवल प्रदूषण से होती है, और देश का प्रधानमंत्री कह रहा मौसम का मजा लीजिए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, दिल्ली के स्टूडेंट वगैरह, उनको भी पुलिस पकड़ के ले गई। लटपट नहीं बजा पुलिस ने उन पर। मैं समझता हूं कम करा पुलिस ने, अगर मतलब गिरफ्तार करके ले गई, उन्हें पकड़ के ले गई, यही उसकी मेहरबानी समझो पुलिस की। नहीं तो पुलिस तो मोदी के कहने पे, आज की तारीख में अमित शाह के कहने पे लट बजा दे, जरा देर में तोड़ ताड़ के सीधा कर दे। तो शांति प्रिय, उससे कोई शांति नहीं। देखिए मोदी इतना कायर व्यक्ति है, इतना डरा हुआ है कि कोई भी प्रदर्शन कर रहा है, किसी भी बात को लेकर कर रहा, उसकी टांगें कांपने लगती हैं कि कहीं ये मामला तूल ना पकड़ जाए, कहीं ये मामला जो है आगे ना बढ़ जाए और लोगों को सच ना पता लग जाए।
पर भैया ये तो जब पूरे देश में बुरा हाल है, और दिल्ली का तो हाल ही बहुत बुरा है, दिल्ली और एनसीआर का, तो जब यहाँ इतनी बुरी तरह से प्रदूषण हो रहा है तो पता तो दुनिया को लगेगी, और अब तो पता और भी लग जाएगी। जो लोग मोदी की जो है मतलब चापलूसी करते करते उसकी भक्ति में डूबे हुए जो है अपना अस्तित्व ही पूरी तरह से गंवा चुके थे, उन्हें भी अब समझ में आ गया होगा कि मोदी छोड़ा तुम्हें भी नहीं है, क्योंकि किसी को बख्शना नहीं है मोदी को। इसीलिए तो वो संचार साथी ऐप लेके आया कि जासूसी सबकी करेगा, अपनी बहन बेटियों की, माओं की, सबकी जासूसी करेगा, अपने यारों की, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की, जो पार्टी के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, उनकी भी करेगा। छोड़ेगा किसी को नहीं, कांग्रेस और विपक्ष को तो छोड़ेगा ही नहीं, हम जैसे लोगों की भी जासूसी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी हमारे फोन टेप होते रहे हैं लगातार ये सारी चीजें, पर भैया अब तो संचार साथी ऐप लाके तो उसने कह दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हर किसी पर वो एक जबरदस्त पहरा लगाना चाहता है, इसीलिए लेके आया है कि तुम भैया अगर बाथरूम में हो तब भी तुम्हें देख रहा है, तुम खाना खा रहे हो तब भी तुम्हें देख रहा है, तुम सो रहे हो तब भी तुम्हें देख रहा है, तुम बैठे हो तब भी तुम्हें देख रहा है, तुम नाच रहे हो तब भी तुम्हें देख रहा है, तुम कमरे में हो तो, बाहर हो तो, घूम रहे हो तो, आ रहे हो तो, जा रहे हो तो, किसी से भी बात कर रहे हो तो, किसी के साथ फोटो खिंचा रहे हो तो, हर चीज पर पहरा रखने की उसकी मंशा बिल्कुल सबके सामने आ गई है। हर किसी की जासूसी वो करना चाहता। क्यों करना चाहता है मोदी सबकी जासूसी? क्या हक है उसे? है कौन वो करने वाला? प्रधानमंत्री का मतलब ये थोड़ी है कि लोगों से उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन लेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पुत्र स्वामी वाले में, निजी स्वतंत्रता। अरे मेरी जिंदगी में तुम झांक रहे हो, पेगासस के माध्यम से तो कुछ लोगों की करी, इसके माध्यम से तो पूरी तरह से हर किसी व्यक्ति की जासूसी कर रहा। तो मोदी आप डाउनलोड करेंगे संचार साथी ऐप? मैं क्यों डाउनलोड करूंगा? पागल हूं क्या मैं? क्या मोदी होता कौन है मोदी? मैं तो फोन रखना छोड़ दूंगा, भाड़ में जाए, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, फोन रखना छोड़ दूंगा। और डाउनलोड की बात है, किसी कीमत में नहीं करूंगा, और मैं सब लोगों से कहूंगा कि डाउनलोड करना ही नहीं है और छोड़ दो फोन रखना। पहले क्या बिना फोन के नहीं रहते थे? इस देश का जो आजादी का आंदोलन था, बिना फोन के लड़ा सब लोगों ने। बात इस कोने से उस कोने तक लगातार पहुंची, सब संघर्ष किया सब लोगों ने, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस कायर आदमी के सामने हथियार नहीं डालने, सरेंडर नहीं करना है, और इसकी इस तानाशाही का सबको जवाब देना। मुझे याद आ रहा राहत इंदौरी जी का एक वो शेर, वो कहते ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां कोई हमारा ही मकान थोड़े ही है। तो भैया विपक्षियों पे नजर रखो, उनकी जासूसी करो तो करो। मोदी तो अब तुम्हारी जासूसी कर रहा भाई, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, इसकी चापलूसी करने वालों, इसकी भक्ति करने वालों, इसके जो अंधभक्त हो, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सबको देखेगा कि कौन क्या कर रहा है। दिखाओगे? सर आपकी भाषा मोदी के प्रति बड़ी कटु रहती है, अगर आलोचना करनी है तो अच्छे शब्दों में भी की जा सकती है। कमाल बात है भाई, मैं सच को सच ही कह रहा हूं मैं। अब तुम कह रहे हो जो कोई कठोर है, मैं सच को सच कह रहा हूं भाई। सच अगर कड़वा लगता है, सच अगर बुरा लगता है, तो मैं क्या कहूं भाई? मैं तो मोदी को कहूंगा बहुत अच्छी तरह से, अरे साहब मोदी जी क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, लोगों की स्वतंत्रता जो है उसे मत छीनो। मान लेगा क्या? मानेगा? नहीं मानेगा। वो और अमित शाह दोनों के दोनों इतने डरे हुए हैं और इतने जो है मतलब अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं कि किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। किस बात का डर है मोदी को? अगर ये देश पूरा मोदी को चाहता ही है और हर जगह वो जीत ही रहा है, जो सुझाव दे रहा था उसको विपक्ष को कह रहा था कि जब वहां जाके चिल्लाओ भैया, जहां हारे हो या जहां चुनाव होगा वहां जाके चिल्लाओ, तो मोदी को क्या बात का डर लग रहा भाई? क्यों, किस बात की जासूसी करना चाहता है? सर अखिलेश यादव ने कहा कि जिनका इतिहास मुखबरी का रहा वो लोग जासूसी कैसे छोड़ दे? नहीं, अखिलेश जी ने एक छोटी बात छोड़ दी, जिनका इतिहास मुखबरी का नहीं, जिनका इतिहास खून से रंगा हुआ है, इस देश के निर्दोष लोगों के खून से रंगा हुआ है, वो भी तो है ना। तो वो मुखबरी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं डरे हुए अपराधी किस्म के लोग हैं और लोगों की जासूसी करना चाहते हैं।